नमस्कार, मैं प्रदीप विश्वकर्मा हाजिर हूं आपके सामने आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम एक मुलाकात लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा आपकी मुलाकात कराते हैं एक खास शख्स से, लेकिन आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो खास नहीं बल्कि बहुत खास हैं। वो खास इसलिए हैं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री हैं। देश में कोरोना की महामारी चल रही है, उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में उनका हमारे सामने होना बड़ी बात है, क्योंकि वो पूरे जवाब देंगे कि दरअसल उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, क्यों आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। बड़ी बात यह कि 7 बार के विधायक रहे हैं और लगातार जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर भी थी तब भी लगातार जीते थे। खाली 2007 में एक बार हार का मुंह देखना पड़ा था। और सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं, बांसी राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। कोरोना महामारी ने पूरे देश को क्या कहें बल्कि पूरे विश्व को हिला के रखा। अब तो आप खुद ही बता रहे हैं, एक वैश्विक महामारी कोरोना का संकट जब चीन से प्रारंभ होकर तमाम पश्चिमी देश से होते हुए हमारे यहाँ आया, और हमारे यहाँ देश में आने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश में 8 मार्च को पहला केस हमको मिला। जो उस समय पर्यटक जो विदेश से आ रहे थे वो इटली से आने के बाद वो इन्फेक्शन लेके आए और वहीं से हमारा ये कोरोना का एक कार्यक्रम शुरू हो गया। तभी से ध्यान देते हुए और इसको आगे इस पर जिस तरह से इसके नंबर्स बढ़ रहे थे हर जगह, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी तैयारी के लिए तभी से हम लोग को कह दिया था कि जितने भी नंबर उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जनसंख्या भी है, उसको ध्यान में रखते हैं अपनी तैयारी हम कम से कम इतना तक कर दें ताकि मैक्सिमम अमाउंट के पेशेंट अगर आएंगे तो उसका पूरा तैयारी उनके स्वास्थ्य सेवाएं हम कर पाएंगे। तो उसी समय से, और बल्कि मैं और पहले जाना चाहता हूँ कि मार्च 8 के पहले ही फरवरी में ही हम लोग ने अपने नेपाल के और उत्तर प्रदेश के 19 जगहों के बॉर्डर पर हमने अपने थर्मल स्कैनर लगा के स्क्रीनिंग तभी शुरू कर दिया था। जो क्या आपको जानकारी मिल गई थी कोई ऐसी महामारी आने वाली है? हाँ, वो तो जनवरी में घोषित हो गया था। जनवरी में आपका अलर्ट घोषित हो गया था। उत्तर प्रदेश में केसेस नहीं थे, मगर हम एडवांस में अपने थर्मल स्क्रीनिंग के साथ हमने शुरू कर दिया था उन जगहों पर, उन 19 पॉइंट पर। और लखनऊ के एयरपोर्ट पर भी हमने थोड़ा बहुत शुरू कर दिया था। जब हमारा केसेस आने शुरू हुए मार्च के बाद से, 8 मार्च के बाद से, तब उसमें हम लोग ने और ज़्यादा सक्रियता बढ़ाया हमारे सभी पॉइंट्स पर, और ठीक ढंग से हमने पूरा सूचना सहित हमने फिर अपना स्क्रीनिंग करना शुरू कर दिया। और उसके बाद हमने अपनी तैयारी शुरू करी। पहले चरण पर हमने अपना तैयारी आइसोलेशन बेड्स का हमने तैयार किया। नहीं, आपने चीन की बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सवाल ये उठ रहा था, चीन में वुहान से शुरू हुआ ये खेल, लेकिन उसके दूसरे राज्यों में नहीं फैला, क्या कारण है? क्या कुछ जहाँ तक हम लोग को समझ में आ रहा है कि चीन ने जब वुहान में शुरू हुआ तो उन्होंने पूरा वुहान को ही सील कर दिया और उसके अंदर ही उनको जो कुछ अपना करना था उन्होंने किया। वहीं से जब उन्होंने पूरा वुहान को सील कर दिया तो अपने आप वो चेन टूटने लगा। वहीं जितने भी आपने टेस्टिंग के बाद चिन्हित किया जितने भी पेशेंट को, और उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके वहीं के वहीं उन्होंने समाप्त करवा दिया। तो वो एक अच्छा एक थ्योरी आ गया वहाँ पर, एक अच्छा मैसेज गया कि अगर हम अपने बॉर्डर्स को सील कर दें, प्रदेश को, जनपद को या देश को, तभी हम उसमें कुछ फ़ायदा पा पाएंगे। पर वो हमारा बाद में हुआ, जब 8 मार्च के बाद से जब हमारे ट्रैवल की संख्या बढ़ने लगी, लोग वापस आने लगे, तब हमको समझ में आया तो हमारे केंद्र सरकार ने उसी हिसाब से वहाँ पर आवागमन पूरी तरह से, अंतर्राष्ट्रीय आवागमन को पूरी तरह से रोक दिया था। और फिर धीरे धीरे आप जानते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ा, केसेस निकलने लगे। सवाल सर ये उठ रहा ना कि जैसे चाइना ने पूरा वुहान तक इसको कंट्रोल कर लिया, हम इसको क्यों नहीं कर पाए? नहीं, हमारा देखिए वहाँ वुहान तक कर लिया तो हमने भी अपना कंट्रोल किया, मगर देखिए हमारे यहाँ राज्य सब अलग अलग हैं। जब हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ 25 तारीख को, और उसके पहले अगर एक दिन का 22 तारीख को रविवार को आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक दिन का पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया था, उससे हमको संकेत मिल गया था। और 25 तारीख को जब उन्होंने लॉकडाउन लागू किया, उसके बाद उन्होंने स्टेट से बात भी किया मुख्यमंत्री से, तो वो सब कुछ लागू उन स्टेट्स को भी करना था। हमने उत्तर प्रदेश में अपने यहाँ भी लागू किया। जो केंद्र सरकार के गाइडलाइंस थे हमने उत्तर प्रदेश में पूरी तरह, जब हम अपनी तैयारी भी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार के गाइडलाइंस को भी हम लागू कर रहे हैं, तो हमने अपनी सीमा धीरे धीरे करके हमने सब बॉर्डर अपने बंद कर दिए, जनपदों में अलर्ट कर दिया, हमारे स्वास्थ्य सेवाएं हमने अपनी बढ़ा दी, हमारी सक्रियता डॉक्टर्स की हर जगह स्क्रीनिंग करना, हर जगह चेक करना, ये हमने तभी शुरू कर दिया था। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारे शुरू कर दिए थे। और जैसे जैसे हमारे शुरू में खाली बाहर से ही हमारे केसेस आए थे, उत्तर प्रदेश के अंदर केसेस नहीं थे, जो आया वो पहले बाहर से आया।
और उससे जुड़े हुए पूरा चेन हमने उसको पहले फेज़ में हमने उसको तोड़ा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो फेज़ आया वो जो पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसको आप तबलीगी जमात कहते हैं, वो उनका कोई मरकज़ था, उसमें से इन्फेक्ट होने के बाद वो उत्तर प्रदेश और पूरे देश में कई जगह वो लोग गए। तो हमारे यहाँ भी अच्छी खासी संख्या आ गई। उसको चिन्हित करना, उसको ट्रैक करना, उनका पॉजिटिवनेस निकालना सैंपल टेस्टिंग के बाद, और उसके बाद पूरी उस चेन को तोड़ना, उसमें थोड़ा हमको समय लगा। नहीं, आपको क्या लगता है कि सिर्फ तबलीगी जमात ही जिम्मेदार है इन सारे कोरोना वायरस? नहीं, तबलीगी जमात बिल्कुल जिम्मेदार नहीं। ये तो एक वायरस है। वायरस तो एक वहाँ से निकला चीन से, चीन के बाद सब पश्चिमी देश से होते नहीं, हुए इसको फैलाने में नहीं, वो मैं नहीं मानता। कोई आदमी इन्फेक्ट हो जाता है, तो जब इन्फेक्ट हो जाता है तो उसके साथ काफ़ी लोग, उनके परिवार के लोग, उनके और मिलने जुलने वो एक कॉन्टैक्ट बन जाता है, एक चेन बन जाता है। तो कोई भी हो आदमी, किसी जाति का और धर्म का उससे मतलब नहीं है। एक बार वो पॉजिटिव आइडेंटिफाई हो गया तो उसका पीछे का पूरा हिस्सा हमको ट्रेस करके उसको हमको चेन को तोड़ना पड़ता है, उनके सबके सैम्पलिंग लेने पड़ते हैं, तब जाके ढूंढना है। क्योंकि इनका एक कम्युनिटी का एक धार्मिक कुछ प्रवचन था या ऐसे कुछ था, और उससे जुड़े हुए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय लोग भी आए हुए थे। तो वो सारे चीज़ कहीं ना कहीं इन्फेक्शन रहा होगा, किसी को पता नहीं चला। जब एकदम से जब वो पता चला तो दिल्ली सहित जितने भी प्रदेशों में वो गए थे, वहाँ सबका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना पड़ा। सबको जितने का हम चिन्हित किए, जितना का सैम्पलिंग करके हमको पॉजिटिव मिला, उसके पीछे का उनका परिवार, उनके मिलने जुलने वाले, उनके मस्जिदों में सब जगह करना पड़ा। तो वो एक बहुत बड़ी संख्या आ गई। नहीं, लेकिन मंदिरों में भी काफी नियम कानून टूटे, क्योंकि मंदिर में पहले बैन नहीं था। हाँ, बैन तो कहीं नहीं था, सही बात है। हाँ। तो वहाँ भी काफी भीड़ दिखाई दी। हाँ, मगर उस भीड़ में नहीं आए थे। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, पहला था कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग थ्रू ट्रैवल हिस्ट्री, और आपका जो तबलीगी जमात भी एक प्रकार से ट्रैवल हिस्ट्री वाले आए थे। वो जो अंतर्राष्ट्रीय वाले जो आए थे वो कहीं ना कहीं इन्फेक्ट थे दिल्ली में, और उनसे जो इन्फेक्ट हुआ तो वो एक प्रकार से वो एक पूरा जमात जब इन्फेक्ट हो गया तो हमने उनका कॉन्टैक्ट। नहीं, हम लोग 1.5 लाख लोगों को विदेश से इंडिया में हम लोग लाए। हाँ, ले आए थे। उसमें एक प्रोटोकॉल बना था, उनको होम क्वारंटीन में रहने के लिए बताया गया था, उनका पूरा डिटेल भी बताया गया था कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। मगर उस समय उतनी सावधानी नहीं बरती गई उस समय, क्योंकि हमारा पूरा आवागमन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो रुका नहीं था। जब काफ़ी देशों में ये ज़्यादा फैलने लगा, और हमारे जो वैज्ञानिक, हमारे प्रधानमंत्री के साथ हमारे कैबिनेट और उनके साथ जो वैज्ञानिक हैं, उनके साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, उनकी सलाह से ये तय हुआ कि अब ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ने वाला है, और हमारे देश में अगर आ जाएगा तो अच्छा होगा, पूरे देश को लॉकडाउन करना आवश्यक है। तब वहाँ से लॉकडाउन की कार्रवाई शुरू हुई, और फिर आगे जैसे आप जान रहे हो। लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के समय में 4000 केसेस थे और अब 9000 केसेस आ रहे हैं। डबल से भी ज्यादा। हाँ, अब तो डबल से ज़्यादा हो गया। अब तो लगभग 2 लाख से ऊपर से केसेस हो गए हैं, और रिकवरी भी हमारा 50% से ऊपर है, वो भी उसमें साथ साथ में देखा जा रहा है। मगर एक चीज़ ज़रूरी ये समझना है कि जो ये कोरोना वायरस है, इसका सिम्टम अपने आप में माइल्ड होते जा रहा है। नहीं, क्या लगता है अनलॉक जो शुरू किया है, 3 फेजेज में अनलॉक रहा है, ये थोड़ा जल्दबाजी है क्या? नहीं, देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें, ये आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करना आवश्यक था। आपने लगभग 2.5 महीना या 3 महीना तक ये पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। धीरे धीरे आपने गतिविधियां खोले, आर्थिक स्थिति भी बैठ जाता है। आम आदमी जो नौकरी पेशा करता है, या उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, या कोई गरीब आदमी मजदूरी करता है, वो आखिर में कैसे अपना पेट संभालेगा? कितना प्रदेश के सरकार कितना उनको मदद कर पाएंगे? उस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि कहीं ना कहीं हमको अपने आर्थिक गतिविधियाँ शुरू करने हैं। हमारे सभी प्रदेशों के, उत्तर प्रदेश के साथ में राजस्व हमारा पूरी तरह से ठप हो गया था। एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स गवर्नमेंट से जुड़ा रहता है, उस वर्कफोर्स को हम कैसे उनको लगातार उनके वेतन दे। एक बहुत बड़ा उद्योग का फैक्ट्री रहता है, उद्योगों का पूरा एक समूह रहता है, उनके लेबर कितने जूझ रहे होंगे, उनके स्टाफ कितने। मॉर्टेलिटी रेट भी काफ़ी बढ़ गई सर, 3% हो गई। 2% थी तब हम लोग इसको 1% पर लाने की बात कर रहे थे, आज 3% हो गई। हाँ, अभी तो आज 3% है। अभी हम अपने अभी देखिए केसेस आपके निकलेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जितना आप टेस्टिंग करेंगे उतना आपका मृत्यु दर कम होगा। हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी पूरे देश में कम थी उस समय, क्योंकि पहले बार इमरजेंसी एक प्रकार से एकदम से ये वैश्विक महामारी है कि अब हमारे टेस्टिंग फैसिलिटी हर जगह बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में आपका 8 मार्च को एक टेस्टिंग फैसिलिटी था। यूपी की अभी इस समय वर्तमान में क्या दशा है? यूपी का अभी देखिए, हमारे 24 करोड़ की जनसंख्या को लेके आज हमारे पास टोटल, जब से ये शुरू हुआ है, जब से 9300 केसेस हमारे पास आए। हमारा रिकवरी रेट 50% से ऊपर है, तो कम से कम 5400 से ऊपर हमारी रिकवरी रेट हो गया। तो एक्टिव पेशेंट जो हमारे अभी हॉस्पिटल्स में, हमारे L1 L2 फैसिलिटी या मेडिकल कॉलेज में
वो मुश्किल से 3500 या 3553 ऐसे इस तरह के केसेस हैं, वो बिल्कुल कंट्रोलेबल है। और मृत्यु भी जो हमारी हुई है 218 या ऐसे कुछ, हमको याद नहीं है, जो भी मृत्यु केसेस हुए हैं उसमें नॉर्मली वो ऐसे लोग की मृत्यु हुए हैं जो कोई ना कोई कोमोबिलिटी से जुड़े हुए थे, जिनका कैंसर से जुड़ना है, किडनी से, या हाई डायबिटिक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, एंड 60 प्लस 55-60 के प्लस के लोग हैं, उनकी संख्या ज़्यादा हुई। नहीं, लेकिन इसमें जो आप उत्तर प्रदेश में जो 2.90 है, हालांकि ये नेशनल लेवल से कम है, 2.90 मोर्टेलिटी रेट है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये कहने की है कि इसमें यंग लोगों की ज़्यादा डेथ हुई है। नहीं, इसमें यंग लोग भी ऐसे कुछ आए थे, जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, एक लड़का बम्बई से आया था, बस्ती की मैं बात कर रहा हूँ, वो 25 साल का या 28 साल का था। वो पहले से कुछ बीमार भी चल रहा था, वो आया, वो अपने घर में चला गया, उसके घर वाले ने किसी को नहीं बताया कि वो इन्फेक्टेड था नहीं था। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, तुरंत जब बिगड़ने लगी तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, वहाँ उसका कोविड टेस्ट किया गया, और जब तक वो सैंपल आया कि वो पॉजिटिव है, तब तक ये हुआ कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है, उसको भेज दिया गया वहाँ पर BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे कई ऐसे लड़के हैं जो कहीं ना कहीं किसी न जानकारी में लेट में पहुँचते हैं, और उनका लेट में पहुंचने की जगह कहीं और भी उनकी बीमारी रही होगी और उनका मृत्यु हो जाती है। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि आपको एक कदम आगे रहना है, कोरोना की लड़ाई में आपको एक कदम आगे रहना है हमेशा। और इसी के लिए तो हम लोग की तैयारी जो प्रारंभ से हुआ था, जब किसी प्रदेश ने इतनी तैयारी नहीं की थी, तभी हम लोग ने L1 L2 फैसिलिटी हमने तैयार कर लिया था, हमने आइसोलेशन बेड्स तैयार कर लिए थे। आज हमारे पास 1 लाख L1 L2 फैसिलिटी के 1,05,000 बेड्स हमारे पास तैयार हैं, जिनके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी है, जिसमें वेंटिलेटर्स भी है। और कभी हमारी संख्या इतने तक बढ़ी तो हम इतने तक हम उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, इतना तक हम देखभाल कर सकते हैं। ये आज हमारा उतना जी। PPE किट को लेकर के बड़ी मारामारी रही, विपक्ष आरोप लगाता रहा कि PPE किट नहीं, जिसकी वजह से लोग इलाज नहीं कर रहे हैं। विपक्ष को तो ये भी समझना चाहिए कि जब वैश्विक महामारी के रूप में कोरोना पहले एंट्री किया हमारे भारत में, तब कोई PPE किट तो यहाँ बनाता भी नहीं था। जो कुछ आता था बाहर से आता था, या कभी कभार किसी को ज़रूरत पड़ता था, इसका कोई आवश्यकता भी नहीं थी। एक बैग इसकी आवश्यकता पड़ी तो जो थोड़ी बहुत जो इसकी प्रोडक्शन कहीं ना कहीं हो रही थी और वो दूसरे क्वालिटी की हो रही थी, वो उन्होंने तुरंत उसको ले लिया, लेके हमने उसको सप्लाई किया। जब तक हमारा पूरा सिस्टम चालू हुआ, जब तक लोग बनाने शुरू किए, तब जाके हमको सारे PPE किट्स अब बड़े आराम से मिल रहे हैं। हमारे पास पूरा स्टॉक हर जनपद। लेकिन सर बाकी डॉक्टरों ने भी इलाज बंद कर दिया, बोले PPE किट नहीं, हम इलाज कैसे करेंगे, डरे हुए हैं कहीं ना। वो उनके लिए देखिए, जो पहले से जैसे हम लोग का होता था, जो डॉक्टर हमारे कोविड हॉस्पिटल में नहीं लगा हुआ है, जो नॉर्मल हमारे जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राइमरी में लगा हुआ है, और उसको कोविड के ड्यूटी से कोई मतलब नहीं है, वो समानता वैसे कर सकता है। उसको मास्क पहनना चाहिए, उनको प्रोटोकॉल बता दिया गया, और उनको मास्क पहन के और ग्लव्स पहनने की आवश्यकता है तो वो कर ले, उतना पर्याप्त है। नहीं, सरकारी का तो ठीक है, क्योंकि सरकारी में काम इतने शुरू, मतलब इस महामारी ने दिखा दिया कि कैसे सरकारी हॉस्पिटल अच्छा काम करते हैं, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए, सारी क्लिनिक बंद कर दी। उनका कोई डर था कि अगर हमारे यहाँ कोरोना पेशेंट निकल जाएगा तो हमारा हॉस्पिटल सील हो जाएगा। वो बिल्कुल हम लोगों ने प्रोटोकॉल बदल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास होल्डिंग एरिया होगा, आप जब तक सैंपल लेंगे, उसको अगर लक्षण है तो एक वाला कमरे में कर दीजिए, उसका उपचार चलते रहिए। आगे चल के जब सैंपल आएगा, यदि वो निकलता है पॉजिटिव निकलेगा, तो हमारे सेंटर पर भेज दीजिए, सरकारी सेंटर पर हम उसको ले लेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप स्क्रीन छोड़ करके कहीं मत जाइए, क्योंकि अगली कड़ी में हम आपसे जानेंगे, क्योंकि आप भी क्वारंटाइन रह चुके हैं स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए, और चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी आप क्वारंटीन में चले गए हैं। क्या कारण थे और क्या हो रहा है, और प्रदेश में आगे क्या होने वाला है, इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला।
Mount Litra Z School, Unnao. #1 in academics, #1 in sports. Best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao. जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर, आगरा की बहुत तारीफ की गई थी, लेकिन केस वहाँ बिगड़ गया। आगरा में जब से वहाँ के एक पारस हॉस्पिटल और 4 हॉस्पिटल वहाँ पर प्राइवेट लोग ने बिना बताए, उसी के बाद ये विवाद छिड़ा कि बिना बताए वो कोविड पेशेंट को ट्रीट करने लगे। वहाँ से उनका स्टाफ इन्फेक्ट हो गया। उन्होंने इस बात को छुपाया। बाद में गवर्नमेंट को पता चला, सरकार को पता चला, फिर हम लोग ने सील किया। और इस तरह के 4 हॉस्पिटल ने इसमें एक काफ़ी बड़ा उसका प्रभाव पड़ा। और न सिर्फ आगरा, उसमें जो स्टाफ थे वो आपके मैनपुरी, इटावा, एटा, फिरोजाबाद तक वहाँ पर ये पूरा फैल गया था। इसलिए उस समय एकदम से ये आगरा वाला फैल गया था। प्रारंभिक स्तर पे तो हम लोगों ने उसको कंट्रोल किया था। फिर वो क्योंकि फैलते गया और पूरे आगरा शहर में फैलते गया और कई जगह हम लोग को रैंडम टेस्टिंग भी कराना पड़ा। फिर धीरे धीरे जाके हम लोगों ने काफ़ी चीज़ बदलाव भी किया, वहाँ पर कुछ अधिकारियों के बदलाव किए। आपको, हाँ, अधिकारियों को आपको लगता है कि कुछ अधिकारियों ने भी हीला हवाली की, आपके और मुख्यमंत्री के जो मंशा थी उस पर पानी फेरा? कहीं कहीं देखिए, हमारे डॉक्टर उस समय कुछ ऐसे भी हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे जो रिटायरमेंट पर थे, तो थोड़ा सा उसमें कमी जरूर आई थी। मगर उसको संभालने के लिए हमने फिर नई टीम भेज दिया वहाँ पर। और नई टीम भेजने के बाद उसको पूरा, हमारे पास 2 विशेषज्ञ भी थे, एपिडेमियोलॉजिस्ट भी थे, ये लोग जाके पूरे तह तक जाके मैं बिल्कुल ठीक नहीं, आप ठीक करें, बिल्कुल ठीक करें। लेकिन सवाल ये है कि हमारा काफ़ी ज़िले हमारे पहले अछूते थे, मतलब उसमें वायरस नहीं था, लेकिन अब तो करीब करीब पूरा प्रदेश उससे अब तो आपका जो ये जो प्रवासी मजदूर आ गए हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पर ईस्टर्न यूपी में जाता है, पूर्व में। क्या लगता है प्रवासी मजदूरों के गांव वापस जाने से अब ये महामारी एक विकराल रूप धारण कर सकती है? नहीं, विकराल तो नहीं करेगा। हम लोग बहुत इसमें केयरफुल है टेस्टिंग में। हमारे पास अभी भी जो जितनी संख्या आई है, जो हम लोग को अनुमानित जो बताया जा रहा है, अब लगभग 28 लाख लोग आ चुके हैं अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर। और काफ़ी संख्या में हमारे पूर्वांचल में भी है। मेरा ही जिला सिद्धार्थनगर में 1,52,000 लोग आ चुके हैं। तो जो सिस्टम हमने इवॉल्व किया, मैंने इतने दिन से जो सिस्टम हम तैयारी कर रहे थे, वो सिस्टम जब हमारा प्लेस में रहता है कि जैसे मजदूर हमारा आता है उस जनपद के अंदर, ट्रेन से आया, बस से आया, जैसे भी आया, इलीगल भी आया, तो कि एक तो गांव के लोग बहुत सतर्क हो गए। जैसे कोई आता है तो उसकी सूचना मिल जाती है हमको। दूसरा, जो लीगल तरीका से आ रहा है हमारे ट्रेनों से या बसों से, उनको वहीं क्वारंटीन शेल्टर पर, बॉर्डर पर ही हम रख के उनका पूरा शुरू कर देते हैं, उनका ट्रीटमेंट वहाँ पर। वहाँ से हम स्क्रीनिंग शुरू करते हैं। एसिम्प्टोमेटिक होने के नाते उनको होम क्वारंटीन में हम भेज देते हैं। और होम क्वारंटीन में ये पूरी व्यवस्था को हमारी निगरानी समिति देखती है, जिसमें हमारे हेल्थ वर्कर, जिसमें आशा वर्कर भी है, ANM भी है, आंगनवाड़ी भी है, इन सब का टीम बना के, उसमें प्रधान है, चौकीदार है, युवक मंगल दल है, स्वेच्छाग्रही भी हैं, इसका पूरा टीम बना के हम उनका निरीक्षण करते हैं। क्वारंटीन सेंटर की बात की सर आपने, तमाम जगह से खबरें ये आई कि क्वारंटीन सेंटर में लोगों को सही से खाना नहीं मिल रहा है और कई सेंटर में दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से लोग भाग रहे हैं वहाँ से। नहीं, देखिए, भागने की तो कोई बात नहीं आई। हमारा जो क्वारंटीन सेंटर हमने डेवलप किया था वो लगभग 12-13 लाख की क्षमता की थी। फेज़ वाइज हमारे जो जितने भी ये यात्री आ रहे थे, प्रवासी मजदूर आ रहे थे, जैसे जैसे हमारे ट्रेन निर्धारित हो गए थे, वैसे वैसे ये लोग आ रहे थे। तो वहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। वहाँ खाने पीने का हमारा कम्युनिटी सेंटर जो चल रहा था, उसी से हम उनको खाना भी दे रहे थे और सुविधा सब दे रहे थे। मगर कहीं कहीं इतने बड़े सेटअप में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, तो जहाँ भी हम शिकायत पाए तुरंत हमने उसका सुधार भी किया। आपके साथ ही दूसरे कैबिनेट मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री कल क्वारंटीन हो गए। हाँ, ये तो हम लोग मीटिंग में बैठे ही थे मुख्यमंत्री जी के यहाँ कल। मुझे भी उतना जानकारी नहीं था, मगर वो मुरादाबाद में गए थे, जहाँ उन्होंने स्वयं बताया कि किसी पेशेंट को देखने गए थे, जो बाद में सर कोरोना वायरस का पॉजिटिव पेशेंट निकला। तो उसकी वजह से एहतियात बरतने के लिए सर उनको बता दिया कि थोड़े कुछ दिन अपने घर पर रह लें और अपना पॉजिटिव टेस्ट का हमने सैंपलिंग करा लेंगे, तो जो टेस्ट उनका आ जाएगा तो ठीक हो जाएंगे। आप भी क्वारंटीन हुए थे, कनिका कपूर की मीटिंग में गए थे? नहीं, मीटिंग में मैं नहीं गया था। हमारा एक पारिवारिक संबंध बहुत पुराना है।
हमारे वाइफ की तरफ से इसी लखनऊ में, उनका पुश्तैनी घर पर हम लोग गए थे। कनिका कपूर जी आई और कब गई हमारा तो मुलाकात भी नहीं हुआ। सुने थे कि वो आई थी और बाकी कई लोग बाहर से भी आए थे, तो उन लोग को हम लोग जानते नहीं। हमारा जो लखनऊ का जो हमारा ग्रुप है जिनसे जान पहचान रहता है, उनसे हम लोग की बात थी, 1-1.5 घंटा बाद चले गए थे। और 1 सप्ताह बाद हम लोग को पता चला कि इस पार्टी में ये आई थी और इस तरह उनका मैंने पॉजिटिव निकला। तब वो क्वारंटीन तो रहना ही पड़ता है भाई, उससे जुड़े हुए जितने लोग थे उसमें। एक और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जो दूसरी बीमारियों से मौत हो रही है थी, उसमें सबसे बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो आपकी एम्बुलेंस सेवा है 102 और 108 वो प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, ये भी काफी हाँ, इसमें समय समय पर 102, 108 पर कुछ कमियां आती है, क्योंकि ये सेवा प्रदाता है और ये जीवीके एक कंपनी है जिनके माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश में चल रहा है पिछले कई सालों से, और इनका एग्रीमेंट 7-8 साल का हुआ है पहले से ही। पर जो कई बार हम लोगों ने बुला के बात भी किया है और उसको इनके जो समस्या अगर है तो उनको सुलझाने के लिए और इनका रिस्पांस टाइम को इम्प्रूव करने के लिए उनको हिदायत देते रहते हैं। और कहीं भी कोई कमी आती है हमको कई जगह सूचना मिलता है, तो हम उसको पूरा ठीक करते हैं। नहीं, ये कंपनी जीवीके कंपनी जिसकी हम बात कर चर्चा कर रहे हैं, इसके ऊपर तमाम आरोप लगे हैं कई बार, लेकिन क्या कारण है कि ये इसका दबदबा बना रहता है, हटती नहीं कंपनी? नहीं, दबदबा नहीं। देखिए, एक एग्रीमेंट हुआ था, एक एग्रीमेंट इतने साल के लिए होता है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, तो वो एग्रीमेंट में तो हम लोग अभी हैं। यदि उन एग्रीमेंट नहीं, कोई व्यक्ति कोई अगर जान से खिलवाड़ करे, टाइम पर रिस्पॉन्स ना दे, और उस एग्रीमेंट पर क्या हम लोग एडामेंट रहेंगे सर? नहीं, एडामेंट तो नहीं रहेंगे। अगर वो शर्तों को नहीं मानता है या उसका पालन नहीं करता है तो फिर उस पर हम पुनः विचार करेंगे, और इसलिए हम लोग ने कई राउंड बैठक इस बीच में किया भी है। आपने एक अच्छी पहल की थी, स्वास्थ्य मेला की शुरुआत किया था, बहुत शानदार चल रहा था। वहाँ लोग तमाम लोग जा रहे थे, संडे को इलाज करा रहे थे। क्या स्थिति है? वो तो बहुत ही अच्छा एक मेला था। वो तो बल्कि मुख्यमंत्री जी का ही एक वो निर्देश था और उन्हीं का सोच था कि हम लोग स्वास्थ्य मेला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगाएं। और हमको लगता है 5 या 6 हम लोग पर रविवार को कर पाए। उसके बाद क्योंकि कोरोना वाला शुरू हो गया था तो बंद करना पड़ा, मगर 27 से 30 लाख लोग आने लगे उस 5-6 संडेज को, रविवार को। और वहाँ हर प्रकार के डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और अन्य बीमारी को अलग अलग करके हमने उसका भी टेबुलेशन कर दिया था। और आवश्यकता अनुसार दवाई भी पूरी होती थी, वहाँ भी देते थे। परिवार कल्याण से जुड़े हुए तमाम चीज़ थे, आयुष से जुड़े हुए आयुर्वेदिक दवाई भी वहाँ उपलब्ध थे। तो हर प्रकार की सेवाएं हमने उस छोटे से प्राथमिक स्वास्थ्य को जब शुरू किया, उसका रिस्पांस हमारे ग्रामीण क्षेत्र से बहुत अच्छा है और एक बहुत बड़े पैमाने पर हमको बहुत सारे डिटेल्स हमको मिल गए। और हमने शुरू कर दिया कि भाई जो 30 साल के ऊपर, 35 साल के ऊपर हैं, पुरुष हैं या महिला हैं, उनका हम जांच जरूर कराएंगे। ये हमने पैम्फलेट बना के वहाँ गाँव में देना शुरू करेंगे। आप जरूर आइए, आपके अंदर कोई प्रकार का नहीं होगा बीमारी, मगर आपका ब्लड प्रेशर देखेंगे, आपका डायबिटीज़ देखेंगे। बेसिक चीज़ हम देखना चाहते हैं कि क्या आदमी स्वस्थ है कि नहीं। वो हमने प्रारंभ भी कर दिया था उस समय, मगर फिर अब ये कोरोना के आने के लिए भी उसको स्थगित कर दिया गया। आपके पास एक बढ़िया शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, CHC है, PHC है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन वहाँ पर सुविधाओं का अभाव है। मतलब जो मशीनरी
आपके मुखिया यानी कि प्रदेश के मुखिया ने अपना पर्सनल जम्बो जेट, पर्सनल क्या ऑफिशियल जम्बो जेट दे दिया पीपीई किट वगैरह लाने के लिए, एक अच्छी पहल है। जी जी, उनका जो हम लोग का सरकारी जो प्लेन है उसको उन्होंने दिया है। और पहले भी उन्होंने कहा था जब कोरोना शुरू हुआ था कि कुछ भी आवश्यकता है पीपीई किट्स अगर हमको वहाँ दक्षिण भारत से हमको HLL द्वारा जो सार्वजनिक उपक्रम है अगर वहाँ से भी लाने की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ से लाने के लिए भी हम लोग को बताया गया था। हालांकि वो तो एयरफोर्स के प्लेन से हम लोग मंगा लिए थे उस समय, तो वो पूरा रहता है। देखिए मैं तो एक ही बात कहूँगा कि ये उत्तर प्रदेश के लिए हम बहुत, उत्तर प्रदेश के निवासी और सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि आज मुख्यमंत्री के पद पर योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति मिल गए जो उनके अंदर इतनी ज़्यादा क्षमता है कि त्वरित निर्णय लेने का और दूरदर्शी देखने का कि अगर एक समस्या है तो आगे क्या हो सकता है और 2 कदम आगे बढ़ के उसकी तैयारी करने के लिए लगते हैं। तुरंत निर्णय लेने में उनके कोई तनिक भी उसमें कमी नहीं होती है, जिससे हमारा मशीनरी बिल्कुल ठीक से चलता है और हम लोग सब बैठ के उसमें निर्णय लेने में आसानी होता है। बहुत सारी खबरें इस तरह से भी आ रही हैं कि ये मैन मेड है, कोई प्राकृतिक नहीं है, मैन मेड है। कि आपके पास क्या इस तरह की खबरें बहुत आती है कि ये शायद मैन मेड हो सकता है या कोई इसका एक वॉरफेयर के लिए बनाया गया था, मगर इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमको लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही इस पर कभी होगा। WHO पर भी गंभीर आरोप लगे, अमेरिका ने उससे अपने संबंध तक तोड़ लिए। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन एक पूरे देशों को लेके पूरे देश में वही पूरा इसको मैनेज करता है। अगर वो किसी के प्रभाव में आ जाता है वो ठीक भी नहीं है, क्योंकि पूरे देश में अलग अलग टाइप की बीमारी होती है जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन मॉनिटर करता है अपने पूरे टीम के साथ और उसका पूरा प्रोटोकॉल बनाता है, उसको देखता है। तो उनको तो किसी चीज़ में कोई पॉलिटिक्स में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मगर मनुष्य है जो बन जाता है उसका हेड हो सकता है, मनुष्य है कहीं कहीं प्रभाव में आ गया होगा, मगर मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि अब तो काफ़ी ठीक ठाक है। उत्तर प्रदेश की अगर हम फिर से बात करें तो अब वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या लोगों को संतुष्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ उनकी जांच के लिए और उनके इलाज के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी? जांच और इलाज के लिए तो दिक्कत नहीं होगी, मगर उनको संतुष्ट नहीं होना पड़ेगा, उनको सतर्क रहना पड़ेगा। अगर हम 2 गज की दूरी बना रखें, अपने चेहरे पर एक मास्क या गमछा पहन के चले, बाहर निकले और समय समय पर अपना हाथ धोएं, वो सतर्कता हमको बरतनी पड़ेगी। ये हमेशा के लिए अभी कोरोना जब तक इसका वैक्सीन नहीं निकलेगा तो ये हमारे जीवन में रहेगा। समय समाप्त हो गया सर। आप हमारे के न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो करोड़ों दर्शक हैं उन देश के लोगों को और डॉक्टरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल से एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कोरोना से डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, सतर्क रहने की बात है। 2 गज की दूरी आप बना के रखें, मास्क पहने और अपने घर में हाथ धोए, थोड़ा साफ सफाई रखें, इससे अपने आप ही कोरोना दूर रहेगा। हम जितना अपना इस तरह के सार्वजनिक जीवन में अपने आप को बचा के रखेंगे उतना कोरोना हमको नहीं रहेगा। यूपी के सरकारी डॉक्टरों को और प्राइवेट डॉक्टरों के लिए क्या मैसेज है आपके पास? वो तो बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं। इन विकट परिस्थितियों में हमारे जितने भी L1 और L2 सेंटर्स पर हमारे डॉक्टर्स जो लगातार कोरोना में 14 दिन करके रोटेशन में आते हैं, उन्हीं के वजह से हमने इसको नियंत्रण किया है। तो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हमारे नर्सेज हैं, हमारे वार्ड बॉयज़ तक हैं, इन सभी को हम बहुत बधाई भी देते हैं और हमेशा इनका उत्साहवर्धन करते हैं। जहाँ मैं जाता भी हूँ अपने देखने के लिए, हमेशा इनको मैं कहता हूँ कि आप लोगों की वजह से और आपके अच्छे कार्यों की वजह से हमने कोरोना को अभी नियंत्रण कर रखा है अपने उत्तर प्रदेश में और आगे भी हमको लगता है कि हम इसको नियंत्रण कर रखेंगे। बहुत शुक्रिया के न्यूज़ से बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो ये हैं जयप्रताप सिंह जी, स्वास्थ्य मंत्री जो मैं बता रहे हैं, और परिवार कल्याण मंत्री भी हैं जो बता रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश में इसको हैंडल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमेशा एक कदम आगे रहना है और हम लोग एक कदम आगे रह करके काम कर रहे हैं और उनका दावा है कि हम लोग इसे पूरी तरीके से कंट्रोल में रखेंगे, लेकिन लोगों को थोड़ा सतर्कता बरतनी होगी, 2 गज की दूरी मेंटेन करनी होगी और साथ साथ में मास्क भी लगाना ज़रूरी होगा, क्योंकि उनके सहयोग के बिना इस महामारी को कंट्रोल कर पाना संभव नहीं होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए हमारी टीम के साथ इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक ऐसे ही शख्स के साथ।